हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 299 से और सेक्शन 377 पर आधारित इसके पार्ट 2 को देखेंगे। ये वीडियो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक्स पर आधारित है। विभिन्न न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन ला स्टडी को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां विभिन्न न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ₹1 प्रतिदिन की दर से वर्ष में 3000 से अधिक प्रश्न की टेस्ट सीरीज, जो कि रेगुलर टेस्ट सीरीज हिंदी मीडियम है, यहाँ 10 प्रश्न प्रतिदिन आपको दिए जाते हैं की सुविधा भी हमारी एप्लीकेशन ला स्टडी पर उपलब्ध है। बिहार एपीओ एग्जाम के लिए तथा मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा के लिए भी आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 23 है। इससे पहले 22 प्रश्न वीडियो क्रमांक 18 इंडियन पीनल कोड के नाम से अपलोड किए जा चुके हैं। आप उन्हें भारतीय दंड संहिता की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 है कि जेड को मार डालने के आशय से ए उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप जेड मर जाता है। ए के द्वारा कौन सा अपराध किया गया है? आपराधिक मानववध, हत्या, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कायद करना और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि जेड को मार डालने के आशय से, अर्थात उसका आशय है ए का यहाँ पर मार डालने का, तो आपराधिक मानववध की स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि सीधे सीधे इंटेंशन दिया हुआ है कि उसका आशय है कि वो जेड को मारना चाहता है, तो यहां बनेगा मर्डर, अर्थात सही ऑप्शन बी है हत्या। प्रस्तुत मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के दृष्टांत का पर आधारित है, जिसके आधार पर हत्या का अपराध ए के द्वारा कारित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 24 है कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह कारित किया गया है। पहला है गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण, दूसरा है स्वयंवत्तता के कारण, तीसरा है अप्रतिरोध्य आवेश के कारण, और ऑप्शन क्रमांक डी है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न का आंसर बनेगा कि गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण। लेकिन गंभीर और अचानक प्रकोपन को डिसाइड किया जाना ये मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर करता है कि वो गंभीर और अचानक प्रकोपन उस मामले की परिस्थितियों को देखते हुए डिसाइड कर पाते हैं कि नहीं। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ए है। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 1 के अनुसार आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो जाता है, उस समय जबकि उस व्यक्ति को जिसने कि वह प्रकोपन दिया था मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे। गंभीर और अचानक प्रकोपन का तात्पर्य होता है कि कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि बिल्कुल तुरंत पैदा हुई हो। प्रश्न क्रमांक 25 है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अंतर्गत कितनी परिस्थितियां गिनाई गई हैं जिनके अंतर्गत सदोष मानववध हत्या होता है? तो ऐसी कुल 4 परिस्थितियां हैं जिनके अनुसार सदोष मानववध हत्या होता है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका सी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अंतर्गत 4 प्रकार की परिस्थितियां बताई गई हैं जिनके अंतर्गत सदोष मानववध हत्या होता है। पहली कंडीशन है कि वह कार्य जिससे कि मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। ऐसा कार्य मृत्यु कारित किए जाने के आशय से किया गया हो। सेकंड है कि ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे कि अपराधी जानता हो कि मृत्यु कारित करना संभव है, अर्थात उस व्यक्ति को ऐसी शारीरिक क्षति या चोट पहुंचाई जाए जिससे कि अपराधी ये जानता है कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। ऐसी शारीरिक क्षति प्रकृति के अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए ऐसी शारीरिक क्षति प्रदान की जाए जिससे कि प्रकृति के अनुक्रम में धीमे धीमे ऐसा क्रम जारी रहेगा, अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए ऐसी क्षति पहुंचाई गई है जिससे कि धीमे धीमे उस व्यक्ति की जिंदगी खत्म हो जाए। चौथा है कि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई हो उसके बारे में कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकटपूर्ण है कि मृत्यु कारित कर ही देगा, अर्थात वो व्यक्ति जिसके द्वारा ऐसी मृत्यु कारित की जा रही है वो इस बात से परिचित हो कि उसके द्वारा ऐसा किया गया कार्य उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर ही देगा। तो ये 4 कंडीशन बताई गई हैं। नोट में दिया हुआ है अन्य परिस्थितियों में भी सदोष मानववध हत्या है। कुछ ऐसी परिस्थितियां और हैं
जबकि मामला धारा 300 के किसी भी अपवाद में नहीं आता हो। धारा 300 के अंतर्गत जो अपवाद दिए गए हैं उन अपवादों में से भी यदि मामला उन परिस्थितियों में नहीं आता है तो भी मानववध हत्या माना जाएगा, और जबकि मामला धारा 300 के प्रथम अपवाद के अंतर्गत आता हो तथा उसके किसी न किसी परंतुक में भी आता हो। प्रश्न क्रमांक 36 है कि क को ख से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला है और उसने साशय य की मृत्यु कायद कर दी। देखिए, क को ख से गंभीर और अचानक प्रकोपन प्राप्त हुआ। समझिएगा ध्यानपूर्वक प्रश्न को। क को ख से, क को प्राप्त हुआ है ख से गंभीर और अचानक प्रकोपन, यानी इस ख ने इस क को खूब गाली गलौज या जो भी कुछ बुरा भला या जैसा भी ये इसने दिया होगा, तो गंभीर और अचानक प्रकोपन किससे मिला है? ख से मिला है। क को ख से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला है और उसने साशय य की मृत्यु कायद कर दी। यहाँ कहीं यह हो सकता है, य की मृत्यु कायद कर दी, यह ख का भाई है, ये जो है ये ख का भाई है, तो क ने अपराध किया है। अब गंभीर और अचानक प्रकोपन इस क को ख से मिला है और इसने जो मर्डर किया है वो यह का किया है। अब कौन सा अपराध यहाँ बनेगा? हत्या का अपराध बनेगा। आपराधिक मानववध का बनेगा जो कि हत्या नहीं है, या घोर उपपत्ति का बनेगा। यहाँ उपपत्ति का तो कॉलम बनता ही नहीं है क्योंकि यहाँ सीधे सीधे मर्डर हुआ है, हत्या हुई है। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है हत्या के प्रयत्न का, तो देखिए हत्या का प्रयत्न भी नहीं आएगा क्योंकि हत्या कर दी, हत्या कारित कर दी, हत्या हो गई है। तो सीधे सीधे ऑप्शन जो बनेगा आपका ये बनेगा ऑप्शन क्रमांक ए कि हत्या का आपराधिक मानववध का जो हत्या नहीं है यह इस श्रेणी में नहीं आएगा। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ए है। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं कि गंभीर और अचानक प्रकोपन के बारे में प्रावधान धारा 300 के पहले अपवाद में किया गया है। धारा 300 का जो पहला अपवाद है उसमें गंभीर और अचानक प्रकोपन के संबंध में बताया गया है, जब कार्य गंभीर तथा अचानक प्रकोपन के परिणाम स्वरूप किया जाता है तो उसे आपराधिक मानववध माना जाता है, परंतु जब कार्य गंभीर तथा अचानक प्रकोपन के जब ऐसा कार्य जो गंभीर और अचानक प्रकोपन के परिणाम स्वरूप किया गया है तो इसे आपराधिक मानववध की श्रेणी में माना जाएगा। हत्या नहीं मानी जाएगी, मानववध माना जाएगा। तथा परंतु यह कई अपवादों के अधीन है। इसमें भी कई अपवाद बताए गए हैं, जिसका पहला अपवाद यह है कि यह प्रकोपन किसी भी व्यक्ति को वध करने या अपहानि कारित करने के लिए अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में प्राप्त हुआ हो। अब जो कंडीशन हमारा सवाल था, जो यहाँ ऊपर में प्रश्न दिया था, उस प्रश्न में हमें दिया गया था कि जो इसका को ख से प्राप्त हुई है और इसने य का मर्डर किया है, य की हत्या की है, तो प्रश्न के उत्तर के मुताबिक यहाँ जो लिखा हुआ है कि प्रकोपन किसी व्यक्ति को वध करने की अपहानि कारित करने के लिए अपराधी के द्वारा प्रतिहेतु के रूप में प्राप्त हुआ हो। यहाँ इसे जो प्राप्त हुआ है वो ख से प्राप्त हुआ था, इसने मृत्यु कारित की है य की, प्राप्त किया हो या स्वेच्छा प्रकोपित न हो। प्रश्नगत और इस जो प्रकोपन पैदा हुआ है वो स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा से प्रकोपित नहीं है। हमें तो सामने वाले ने इस तरह से हमारे समक्ष ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि हम अचानक प्रकोपन की स्थिति में आ गए। सामने वाले से प्राप्त हुआ हो या स्वेच्छा प्रकोपित न हो। प्रश्नगत समस्या में मृत्यु ऐसे व्यक्ति की कारित की गई है जिसने कोई भी प्रकोपन नहीं दिया। इस जो यन की मृत्यु इसने करने कारित की है, इसके द्वारा कोई भी प्रकोपन नहीं दिया गया है, बल्कि वह प्रकोपन देने वाले व्यक्ति का भाई है। अतः धारा 300 का एक का जो अपवाद है वो यहाँ लागू नहीं होगा और क हत्या के अपराध का दोषी माना जाएगा। प्रश्न क्रमांक 27 है कि क हवाई जहाज पकड़ने के लिए भीड़ वाले पथ पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है और यह जानता है कि इससे पूरी संभावना है कि किसी की मृत्यु हो जाए। ख उसकी गाड़ी से मारा जाता है। क ने कौन सा अपराध किया है? हवाई जहाज पकड़ने के लिए एक भीड़ वाले पथ पर तेजी से गाड़ी चला रहा है और ये जानता भी है कि पूरी संभावना है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ख उसकी गाड़ी से मारा जाता है तो ख किस अपराध का दोषी है? मानववध जो हत्या की कोटि में नहीं आता, हत्या का, गंभीर उपपत्ति का या उपेक्षा का। अब देखिए इस प्रश्न में ये जानता है कि हवाई जहाज पकड़ने के लिए जो गाड़ी चलाई जा रही है
उससे पूरी संभावना है कि यदि वो तेजी से चलाएगा तो किसी व्यक्ति की मृत्यु कायित हो सकती है और उससे कोई व्यक्ति मारा भी जाता है। जबकि वह जानता है, अगर वो जानता है कि ऐसे करने से मृत्यु कायित हो जाएगी तो वह आपराधिक मानवबद्ध नहीं बनेगा। जब उस व्यक्ति के पूरे नॉलेज में है, पूरे ज्ञान में है कि ऐसा किए जाने से यह कार्य हो सकता है, तो आपराधिक मानवबद्ध की स्थिति नहीं बनेगी, फिर वहाँ हत्या की स्थिति बनेगी। तो यहाँ सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा कि मर्डर या हत्या। पहला ऑप्शन कि मानवबद्ध जो कि हत्या की कोटि में नहीं आता, यहाँ मानवबद्ध की कोई स्थिति नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई भी स्थिति हो जो मानवबद्ध के संबंध में बता रही हो। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका बी है, मर्डर। इसकी व्याख्या है कि प्रश्नगत समस्या धारा 300 के दृष्टांत घ पर आधारित है। यहाँ पर यद्यपि क का आशय किसी व्यक्ति की मृत्यु कायित करना नहीं था, परंतु उसने ऐसी संकटपूर्ण कार्य किया है जिससे कि मृत्यु कायित हो जाना अधिक संभावित था, अतः वह धारा 300 के खंड 4 के अधीन हत्या का दोषी होगा। प्रश्न क्रमांक 28 है कि क एक 9 वर्ष के बालक द को संख्या अर्थात आर्सेनिक खिलाता है, इस आशय से कि उसका पिता उसके विरुद्ध साक्ष्य नहीं दे। अब देखिए, इसका आशय है संख्या खिला रहा है, जहर खिला रहा है, उस बच्चे की कायित मृत्यु हो सकती है, यहाँ उसका पूरा आशय है और वो ये चाहता है कि बच्चे का पिता उसके विरुद्ध में गवाही न दे। तो बने सदोष मानव वध का अपराध किया है, बने हत्या कायित करने का अपराध किया है। तो सही ऑप्शन बी है कि उसके द्वारा हत्या कायित किए जाने का अपराध किया गया है। ऑप्शन सी है कि वह उपेक्षा द्वारा मृत्यु किए जाने का दोषी है। तो उपेक्षा यहाँ पर किसी प्रकार से पैदा नहीं हो रही है, क्योंकि उसके द्वारा सीधे ये उसका सीधा आशय है कि वो इस आशय से उसको संख्या या आर्सेनिक खिलाता है जिससे कि उसका फादर उसके खिलाफ गवाही ना दे सके। सही ऑप्शन बी है। प्रश्नगत समस्या धारा 300 के खंड 2 में तथा गौरीशंकर 1918 ALD 360 के बाद पर आधारित है। यहाँ वह हत्या कायित करने के अपराध का दोषी होगा। प्रश्न क्रमांक 29 के निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सही सुमेलित हैं? पहला है KM नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य गंभीर एवं अचानक प्रकोपन, ये बिल्कुल सही है। KM नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला ये गंभीर और अचानक प्रकोपन को लेकर के है। बी है कि हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम आशाराम, ये बलात्संग से संबंधित मामला है। तीसरा है करण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य प्राइवेट प्रत्यक्षा का अधिकार, जो बी ऑप्शन हमें दिया था हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम आशाराम, ये बलात्संग का मामला है, ये भी करेक्ट है। तीसरा है करण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य प्राइवेट प्रत्यक्षा का अधिकार, ये आपका ऑप्शन क्रमांक 3 ये गलत है। डी है कि हरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य दहेज मृत्यु को लेकर के, ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। अब हमें यहाँ पूछा गया है कि ऊपर दिए गए नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा है पहला, दूसरा और चौथा। KM नानावटी ये गंभीर और अचानक प्रकोपन को लेकर के है। हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम आसाराम बलात्संग का मामला है, ये भी करेक्ट है। तथा हरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य ये दहेज मृत्यु से संबंधित मामला है। तो ऑप्शन क्रमांक 1, 2 और 4 ये 3 ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। KM नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला गंभीर एवं अचानक प्रकोपन को लेकर बात करता है। हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम आसाराम ये बलात्संग को लेकर के है और करण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला ये हत्या पर आधारित मामला है, न कि प्राइवेट प्रत्यक्षा पर आधारित मामला। प्रश्न में हमें प्राइवेट प्रत्यक्षा से संबंधित मामला दिया गया था। हरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला दहेज मृत्यु को लेकर के है। प्रश्न क्रमांक 30 है कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह किया जाता है। तो आपराधिक मानववध हत्या की श्रेणी में नहीं आता है यदि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन की स्थिति को लेकर के यदि किया जाता है। यहाँ हमें 4 ऑप्शन और दिए हुए हैं कि वह अपराधी या जब अपराधी क्रोध में कार्य कर रहा है, जब अपराधी पागलपन में कार्य कर रहा है, पीड़ित की सहमति से जो कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है और पीड़ित की सहमति से जो कि 12 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। तो देखिए, पहली कंडीशन है कि जब अपराधी क्रोध में कार्य कर रहा है, क्रोध में कार्य किया जाना, आप क्रोध में आकर के यदि कार्य कर रहे हैं तो वो आपका माफी के लायक नहीं है और ना ही आपराधिक मानववध ऐसा किया गया मानववध हत्या की कोटि में नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं है, वो आपराधिक मानववध हत्या की कोटि में ही आएगा यदि आप क्रोध लेकर के या क्रोध में आकर के कोई कार्य कर देते हैं। हाँ, यदि वो गंभीर और अचानक प्रकोपन की अवस्था होती तो आपराधिक मानववध हत्या की कोटि में नहीं आता। बी है कि जब अपराधी पागलपन में कार्य कर रहा हो, ये भी ठीक करेक्ट नहीं है। पीड़ित की सहमति से जो कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो,
यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है और यदि उसकी सहमति है तो ऐसा कार्य हत्या की कोटि में नहीं आ पाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में 5 अपवादिक परिस्थितियां दी हुई हैं। धारा 300 में यदि पूछा जाता है कितने अपवाद दिए गए हैं तो 5 अपवाद इसमें दिए गए हैं, जबकि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, परंतु प्रश्न धारा 300 का 5वां अपवाद है। ये जो प्रश्न है ये धारा 300 के 5वें अपवाद पर आधारित है, जिसमें दशरथ पासवान बनाम राज्य पर आधारित एक निदर्शकवाद है। प्रश्न क्रमांक 31 है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहला है कि सभी हत्याएं आपराधिक मानववध होती हैं। दूसरा है सभी आपराधिक मानववध हत्या होते हैं। हत्या करने के लिए आशय हमेशा आवश्यक नहीं होता है। और ऑप्शन क्रमांक डी है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 299C के तहत कार्य उस ज्ञान से किया गया हो कि उस कार्य के द्वारा मृत्यु कारित होना संभव है। हमें यह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन क्रमांक ए कि सभी हत्याएं आपराधिक मानववध होती हैं, ये करेक्ट है। जितनी भी हत्याएं की जाती हैं उनमें आपराधिक मानववध शामिल होता है। अब उन्हें आपराधिक मानववध की श्रेणी में रखा जाता है या हत्या की श्रेणी में रखा जाता है वो अलग कंडीशन है, लेकिन जितने भी मर्डर हुए हैं वो उनकी जो स्थिति है वो बाद में डिसाइड हो पाती है कि यह आपराधिक मानववध था या हत्या थी। ऑप्शन क्रमांक बी है कि सभी आपराधिक मानववध हत्या होते हैं। आपराधिक मानववध हत्या की श्रेणी में नहीं आ सकता, लेकिन हत्या जो किया जाना है वो बाद में ये डिसाइड होगा, जब फाइनल डिसीजन होगा कोर्ट में, जब बहस होगी दोनों पक्षों की, तब पता लगेगा कि हाँ ये जो मर्डर हुआ था ये वास्तव में आपराधिक मानववध था या हत्या थी। लेकिन यदि हम ऑप्शन क्रमांक बी को लेकर के ऐसा कहते हैं कि सभी आपराधिक मानववध हत्याएं होती हैं, तो देखिए हत्या की जो कंडीशन हो गई ये एक विस्तार कंडीशन हो गई और आपराधिक मानववध की कंडीशन ये एक छोटी कंडीशन हो गई। तो छोटी कंडीशन में बड़ी कंडीशन का शामिल होना स्वाभाविक नहीं है, बड़ी कंडीशन में छोटी कंडीशन शामिल हो सकती है। तो मर्डर एक विशाल अवस्था कह लीजिए या फिर उसको एक विस्तृत अवस्था मान लीजिए और आपराधिक मानववध एक छोटी अवस्था मान लीजिए। तो आपराधिक मानववध अर्थात छोटी अवस्था के अंतर्गत बड़ी अवस्था का शामिल होना संभव नहीं है, जबकि बड़ी अवस्था के अंतर्गत छोटी अवस्था शामिल हो सकती है। तो हत्या करने के लिए आशय हमेशा आवश्यक नहीं होता है। और डी है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के तहत कार्य उस ज्ञान से किया गया हो कि उस कार्य के द्वारा मृत्यु कारित होना संभव है। ये भी ऑप्शन नहीं है। हमें यहाँ पूछा गया है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। सही नहीं के विषय में पूछा गया है, तो सही नहीं आ रहा है आपका कि सभी आपराधिक मानववध हत्याएं होती हैं। बाकी के हत्या कार्य किए जाने के लिए आशय हमेशा आवश्यक नहीं होता। अगर आपके द्वारा किसी की हत्या हो गई है या की गई है तो ये जरूरी नहीं है कि आपका उसमें आशय हो ही, क्योंकि कभी कभी बिना आशय के भी मर्डर हो सकता है। और चौथा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 299C के तहत कार्य उस ज्ञान से किया गया, ऐसा कार्य जो आपके द्वारा किया जा रहा है वो उस ज्ञान से किया गया हो कि उसे उस कार्य के द्वारा मृत्यु किया जाना संभाव्य हो। सभी आपराधिक मानववध हत्या नहीं होते हैं। मानववध विधिपूर्ण हो सकता है और विधि विरुद्ध भी। मानव का जो वध किया गया है, जो साधारण अपवाद वाले चैप्टर में आते हैं कि मानववध विधिपूर्ण भी हो सकता है और विधि विरुद्ध भी हो सकता है। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 साधारण अपवाद में वर्णित अनेक मामले विधिपूर्ण मानव वध के अंतर्गत आते हैं तथा विधि विरुद्ध मानव वध के अंतर्गत हत्या धारा 300, आपराधिक मानव वध जो कि हत्या की कोटि में नहीं आते धारा 304। आपराधिक मानव वध जो कि हत्या की कोटि में नहीं आता है, आपराधिक मानव वध हुआ है लेकिन वो हत्या की कोटि में नहीं आता, धारा 304। और उपेक्षा के द्वारा मृत्यु कारित किया जाना धारा 304A तथा आत्महत्या के संबंध में धारा 305 और धारा 306 प्रावधान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 32 है कि दांडिक विधि में अपराध के निकटता का सिद्धांत जिस अपराध के लिए दायित्व का विनिश्चय करने में असंगत है वह कौन सा है। अपराध से निकटता का सिद्धांत चोरी और डकैती का, आपराधिक मानववध एवं हत्या का, अपहरण और व्यपहरण का तथा दुष्प्रेरण और षड्यंत्र का। अर्थात आप किए जाने वाले अपराध में ये स्थिति पता नहीं कर सकते हैं कि ये किसके समीपस्थ रहा होगा या किसकी निकटता या किस अपराध से इसकी निकटता मिलती है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी, आपराधिक मानववध एवं हत्या। अर्थात आपराधिक मानववध एवं हत्या के बीच में अंतर को स्पष्ट किए जाने के संबंध में यहाँ कहा गया है कि निकटता का सिद्धांत आपराधिक मानववध एवं हत्या के दायित्व को विनिश्चय करने में असंगत है। अर्थात
इस चीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है कि आपराधिक मानव वध डिसाइड होना है या हत्या डिसाइड होनी है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि आपराधिक मानव वध एवं हत्या की निकटता का सिद्धांत के मामले में या इन अपराधों के मामले में निकटता का सिद्धांत इन अपराधों के लिए दायित्व के विनिश्चय को किए जाने में असंगत है। दंडिक विधि में अपराध के निकटता का सिद्धांत आपराधिक मानव वध एवं हत्या के अपराध के लिए दायित्व का विनिश्चय करने में असंगत होता है। प्रश्न क्रमांक 33 है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु का उपबंध किया गया है? 304 में, 364 ए, 363 ए तथा 366 बी। तो 304 बी ये दहेज मृत्यु से संबंधित मामला है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ए है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304 बी में दहेज मृत्यु को परिभाषित किया गया है। इसे परिभाषित किया गया है 304 बी में दहेज मृत्यु को, जिसे कि 1986 में अंत स्थापित किया गया था। ये प्रश्न भी बनता है कि धारा 304 बी ये कब अंत स्थापित की गई थी? तो ये 1986 में अंत स्थापित की गई थी, जिसके अनुसार जहां किसी भी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति के द्वारा कायद की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों में अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व पति ने या उसके पति के किसी भी नातेदार ने दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, तो वहाँ ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु करने वाला समझा जाएगा। धारा 363 ए ये भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्त व्यय का व्यपहरण या विकलांगीकरण किया जाना। 364 ए ये फिरौती आदि के लिए व्यपहरण को लेकर के कहती है तथा 366 बी ये विदेश से किसी लड़की का आयात किए जाने के संबंध में प्रावधान करती है। प्रश्न क्रमांक 34 है कि ए एक किसान है, वह पर्याप्त भोजन रखने के बावजूद भी एक भिखारी को कोई कुछ भी उपलब्ध नहीं करवाता है एवं भिखारी भूख से मर जाता है। ए के द्वारा कौन सा अपराध किया गया है? तो देखिए, ए एक किसान है, उसके पास भले ही पर्याप्त भोजन है लेकिन इसके पास उस भूखे व्यक्ति को देने के लिए कोई उसकी कानूनन जिम्मेदारी नहीं है। एक नैतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन अगर लीगल पर्पज से देखा जाए तो उस किसान को उस भूखे की मदद किया जाना कोई आवश्यक नहीं है। भिखारी भूख से मर जाता है, उपेक्षा द्वारा मृत्युघात किया जाना, हत्या दोनों नहीं आएंगे, कोई अपराध नहीं किया। सही ऑप्शन यहाँ पर सी है कि उसके द्वारा कोई भी अपराध नहीं किया गया है। प्रश्न की व्याख्या है कि भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत विधि के द्वारा प्रतिषिद्ध कार्य या लोप अपराध होता है, जबकि समाज, नैतिकता, मानवता इत्यादि के विरुद्ध कार्य या लोप अपराध की श्रेणी में तब तक नहीं आएगा जब तक कि ऐसा कार्य या लोप विधि के किसी उपबंध का अतिक्रमण नहीं करता। अगर आपके नैतिक दृष्टिकोण की बात भी कही जा रही है तो भी इनको अपराध की श्रेणी में तब माना गया है जबकि इनके द्वारा विधि के किसी उपबंध का अतिक्रमण हो रहा हो। आप समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, आप नैतिकता का कार्य कर रहे हैं, आप मानवता के नाते कार्य कर रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं ये आपके कार्य तब तक अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे या इस श्रेणी के तहत आपके द्वारा किए गए कार्य अपराध की श्रेणी में तब तक नहीं आएंगे जब तक कि इन कार्यों के किए जाने से विधि के किसी भी उपबंध की अवहेलना या उल्लंघन नहीं होता हो तब तक। तो ए के द्वारा यहाँ कोई भी अपराध नहीं किया गया है। प्रश्न क्रमांक 35 है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आर बनाम डडले एंड स्टीफेंस ये आवश्यकता से संबंधित मामला है, ये करेक्ट है। बी है कि राज्य बनाम के.एम. नानावटी गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के कारण हत्या से संबंधित मामला है, ये भी करेक्ट है। दोनों ही करेक्ट है। उपरोक्त में पूछा गया कौन कौन से सही हैं, तो 1 और 2 दोनों सही हैं। 1 सही है किंतु 2 गलत है, 1 गलत है किंतु 2 सही है, 1 तथा 2 दोनों सही हैं और 1 तथा 2 दोनों गलत है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका सी है कि 1 और 2 दोनों सही हैं। आवश्यकता से संबंधित मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 81 में प्रावधानित है और भारतीय दंड संहिता की धारा 300 हत्या को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार अपवाद 1 में गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में प्रावधान किया गया है। प्रश्न क्रमांक 36 है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन क्या है। तो गंभीर और अचानक प्रकोपन ये तथ्य का प्रश्न है, विधि का प्रश्न है, तथ्य और विधि दोनों का मिश्रित प्रश्न है या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको सोच करके रिप्लाई करना है क्या है इसका आंसर। प्रश्न का आंसर ए है कि ये तथ्य का प्रश्न है। धारा 300 के अपवाद 1 के स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त प्रकोपन
इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि अपराध में हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न है। अब न्यायालय को यह देखना है कि वाकई में जो ऐसा यदि सहारा लिया जा रहा है गंभीर और अचानक प्रकोपन का, तो क्या वास्तव में गंभीर और अचानक प्रकोपन की ऐसी स्थितियां थीं जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा गंभीर और अचानक प्रकोपन का जो सहारा है वो लिया जा रहा है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर ए है कि ये एक तथ्य का प्रश्न है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन डिसाइड होना। केम नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य का दृष्टांत संबंधित है। पहला है विधिक शक्तियों का उपयोग किए जाने से गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से। तो केम नानावटी का मामला ऑप्शन क्रमांक बी, ये गंभीर और अचानक प्रकोपन से संबंधित है। केम नानावटी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आईपीसी को धारा 300 के अपवाद 1 के अंतर्गत गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के परीक्षण के सिद्धांत में प्रतिपादित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 38 है कि बिना किसी प्रतिहेतु के भीड़ पर गोली चलाता है जिससे 2 व्यक्ति मारे जाते हैं, के द्वारा क्या अपराध किया गया है। सबसे पहली कंडीशन दी हुई है बिना किसी प्रतिहेतु के, अर्थात आपका कोई कारण नहीं है, अगर आप पे भीड़ आक्रमण कर रही हो तो माना जाए कि आप गोली चला दीजिए। भीड़ से आपको बचने के लिए कि भीड़ के द्वारा ऐसी कोई गंभीर स्थिति बन सकती है, आपके शरीर को खतरा पैदा हो सकता है, आपकी जान जोखिम में है, तो आप गोली चला सकते हैं। लेकिन बिना किसी प्रतिहेतु के वर्ड यूज कर दिया, बिना किसी प्रतिहेतु के भीड़ पर गोली चलाता है। अगर यही चीज यहाँ लिखी होती कि अपने एक ऑफिसर के आदेश से भीड़ पर गोली चलाता है तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई अपराध नहीं बनता, एक नहीं चाहे पूरी भीड़ मारी जाती। लेकिन जब बिना किसी प्रतिहेतु के इसके द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है और जिसमें 2 व्यक्ति मारे जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति मर्डर अर्थात हत्या की कोटि के अंतर्गत दोषी होगा। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ए है। अन्य ऑप्शन में उपेक्षापूर्ण मृत्यु किया जाना, आपराधिक मानववध और कोई अपराध नहीं, तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ए बनेगा। प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के दृष्टांत घ पर आधारित है, अर्थात हत्या के अपराध का दोषी है और धारा 300 के अंतर्गत इसको दंडित किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 39 है कि जब उपपत्ति साशय हो एवं प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो तथा परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित हो गई हो तो वह अपराध क्या बनेगा। कहा गया है कि जब उपपत्ति साशय हो, अर्थात उपपत्ति किया जाना आशय हो, वो आशय रखता हो कि उसे सामने वाले को चोट कारित करनी है एवं प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित किए जाने के लिए, और ऐसा व्यक्ति ये जानता है कि मृत्यु कारित किए जाने के लिए ये सामने वाले व्यक्ति को मारने के लिए सामान्य अनुक्रम में इतनी चोट काफ़ी है जिससे कि धीमे धीमे वो व्यक्ति मर जाएगा, पर्याप्त हो तथा परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित हुई हो तो ऐसा अपराध क्या बनेगा। हत्या का प्रयत्न बनेगा, हत्या का प्रयास नहीं बनेगा। सदोष मानववध जो हत्या की कोटि में नहीं आता नहीं बनेगा। हत्या बनेगा। घोरोपति, तो सही ऑप्शन इसका सी है कि वो ऐसा मामला हत्या की श्रेणी में आएगा, क्योंकि यहाँ हमने आपको सबसे पहले प्रश्न में ये पढ़ाया था कि जो 4 कंडीशन उसमें दी हुई थी कि ऐसे अपवाद की स्थिति जबकि आपराधिक मानववध जो कि हत्या की कोटि में आते हैं, तो यहाँ मृत्यु कारित किए जाने के लिए सामने वाले का आशय है, सामान्य अनुक्रम में वो ऐसा कार्य कर रहा है जिससे कि सामने वाले की मृत्यु कारित हो जाए, तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका सी बनेगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 300 का 3रा खंड के अनुसार जबकि उपपत्ति साशय हो एवं प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित किए जाने के लिए पर्याप्त हो तथा परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित हो गई हो तो वहाँ ये अपराध बनेगा। प्रश्न क्रमांक 40 है कि एक्स जानता है कि बाई सिर की बीमारी से ग्रसित है। वो जानता है कि बाई को सिर में बीमारी है। वह यह भी जानता है कि यदि बाई का सिर पर मुक्का मारा जाता है तो उसकी मृत्यु संभाव्य है। वो ये भी जानता है कि बाई के सिर पर मुक्का मारा जाएगा तो उसकी मृत्यु संभाव्य है। एक्स मुक्के से बाई के सिर पर प्रहार करता है। एक्स के द्वारा मुक्का मारा जाता है और बाई के सिर पर प्रहार किया जाता है तो बाई की मृत्यु हो जाती है। अब क्योंकि वो जानता है कि ऐसा किए जाने से उसकी मृत्यु हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में पूछा गया है कि हत्या की श्रेणी में नहीं आने वाले सदोष मानववध का दोषी है, हत्या का दोषी है, उपपत्ति कारित किए जाने का दोषी है या किसी अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में मुक्के का प्रहार सामान्य स्वास्थ्य वाले व्यक्ति की मृत्यु करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये बात ठीक है कि सामान्यतः एक मुक्के का प्रहार किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित किए जाने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन प्रश्न के अनुसार लिखा हुआ है कि वो ये जानता है कि ऐसा मुक्का पड़ने से इसकी मृत्यु हो सकती है और उसको इस बात का ज्ञान है,
तो सही ऑप्शन इसका इस आधार पर बी हो जाएगा कि वो हत्या का दोषी होगा, क्योंकि उसके द्वारा उसे ये पता है कि इस जगह मुक्का मारने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। 1860 की धारा 300 के दृष्टांत ख पर आधारित ये दृष्टांत है। यहाँ एक्स हत्या का दोषी होगा क्योंकि एक्स बाई के सिर में बीमारी को जानता था और उसके सिर पर उसने मुक्के से प्रहार किया था। प्रश्न क्रमांक 41 है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में हत्या को परिभाषित करती है? कौन सी धारा हत्या को परिभाषित करती है? धारा 299, धारा 300, धारा 301 और धारा 302। तो देखिए ऑप्शन क्रमांक ए दिया है धारा 299। तो धारा 299 ये आपराधिक मानव वध के संबंध में है। यहाँ आपराधिक मानव वध को परिभाषित किया गया है। धारा 300 में हत्या को परिभाषित किया गया है। धारा 301 बताती है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित किए जाने का आशय था उससे भिन्न किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी जाती है। और धारा 302 ये हत्या के लिए दंड का प्रावधान करती है। इस तरह से यहाँ जो सही आंसर है ये हत्या को परिभाषित किए जाने के संबंध में, तो हत्या को परिभाषित किया गया है धारा 300 में। सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। व्याख्या दी हुई है कि धारा 300 में हत्या को परिभाषित किया गया है, जबकि धारा 299 में आपराधिक मानव वध को परिभाषित किया गया है। धारा 301 में जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित किए जाने का आशय था उससे भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित किया जाना आपराधिक मानव वध को दंडनीय घोषित करता है। और यह धारा अंग्रेजी विधि के सिद्धांत विद्वेष के अंतरण से संबंधित है। धारा 302 हत्या के लिए दंड से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 42 है कि किसी प्रत्येतु के बिना व्यक्तियों के समूह पर भरी हुई तोप चलाता है। किसी प्रत्येतु के बिना, उसका कोई प्रत्येतु नहीं है और उनमें से एक का वध कर देता है, यद्यपि किसी भी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की उसकी पूर्ण चिंतित परिकल्पना न रही हो, तो क ने कौन सा अपराध किया है? तो देखिए धारा 299 आपराधिक मानव वध को बताती है। अब क्योंकि बिना किसी प्रत्येतु के वो भीड़ पर या व्यक्तियों के समूह पर गोली चलाता है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका धारा 300 हो जाएगा। धारा 300 जो कि हत्या के संबंध में है, और धारा 304 और 304A ये दोनों नहीं होंगे। सही ऑप्शन यहाँ पर आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक बी। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत प्रस्तुत समस्या धारा 300 के दृष्टांत घ पर आधारित है। क किसी भी प्रत्येतु के बिना व्यक्तियों के ऐसे समूह पर भरी हुई तोप चलाता है और उनमें से एक का वध कर देता है, तो क हत्या का दोषी होगा, क्योंकि किसी भी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की उसकी पूर्व चिंतन परिकल्पना नहीं हो। भले ही किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित किए जाने की इसकी कोई पूर्व चिंतन परिकल्पना नहीं है, लेकिन क्योंकि वो इस बात से परिचित है कि यदि वो इस तरह से तोप चलाएगा या गोली चलाएगा भीड़ के समूह पर, तो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। प्रश्न क्रमांक 43 है कि अ को म गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है, क को म देता है। क इस प्रकोपन में म पर पिस्तौल चलाता है, जिसमें न तो उसका आशय य को जो कि समीप में ही खड़ा हुआ है किंतु दृष्टि से बाहर है वध करने का है, और नहीं वह यह जानता है कि संभव है कि वह य का वध कर दे, तो क य का वध करता है, क दोषी होगा। अब देखिए क्योंकि गंभीर और अचानक प्रकोपन की स्थिति थी, जिस व्यक्ति से प्रकोपन मिला उससे किसी अन्य भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित हो गई है, तो हत्या का केवल आपराधिक मानव वध का, हत्या के प्रयास का तथा किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। उसका कृत्य सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर भी है कि वह आपराधिक मानव वध का दोषी होगा। तो देखिए वो यहाँ ये नहीं जानता है कि ऐसा किए जाने से यह की मृत्यु हो सकती है, तो यह का वध कर देता है, और तो क यहाँ पर किसके लिए दोषी होगा? तो हत्या के लिए दोषी नहीं होगा, केवल आपराधिक मानव वध के लिए दोषी होगा। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका बी है। प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद एक गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के दृष्टांत ख पर आधारित है, जिस आधार पर क आपराधिक मानव वध का दोषी होगा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इससे आगे के वीडियो में हम इससे आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सो प्लीज आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। एवं आप हमारे यूट्यूब चैनल ला स्टडी को सब्सक्राइब करें तथा हमारी एप्लीकेशन ला स्टडी को डाउनलोड करें एवं विभिन्न राज्यों की न्यायिक परीक्षाओं के लिए चल रही टेस्ट सीरीज का लाभ उठाएं। बिहार एपीओ तथा मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए टेस्ट सीरीज की सुविधा एप्लीकेशन पर मौजूद है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।